हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 23 सितंबर 2025 ट्यूसडे यानी मंगलवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमें जो आर्टिकल्स देखने हैं उसमें एक आर्टिकल जो है वो हमारा कल का है, ठीक है, तो उसको भी हम लोग आज देखेंगे। और दो आर्टिकल हमें आज के न्यूज़पेपर से कवर करने हैं तो वो भी देखेंगे। तो सबसे पहला आर्टिकल जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे वो है ये वाला, द प्रॉब्लम विद लो इन्फ्लेशन। ठीक है, लो इन्फ्लेशन से प्रॉब्लम हो रही है ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। अब लो इन्फ्लेशन वैसे तो अगर देखा जाए तो कॉमन हाउस होल्ड के लिए तो अच्छा है ना। कॉमन हाउस होल्ड के लिए तो अच्छा है लो इन्फ्लेशन। लो इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि महंगाई जो है वो कम हो रही है। लेकिन अब इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है ना, तो वो हम यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि इस महीने की शुरुआत में सरकार की तरफ से बाय द गवर्नमेंट 2 सेट्स ऑफ इन्फ्लेशन डेटा, ठीक है, 2 तरीके का इन्फ्लेशन डेटा जो है वो रिलीज़ किया गया। और ये इंडियन हाउस होल्ड्स के लिए यानी कि भारतीय परिवारों के लिए तो ये एक हार्टिंग बात है, मतलब अच्छी बात है ना। जो उस डेटा में बात आई है वो सबसे पहला जो डेटा है वो है रिटेल इन्फ्लेशन का, यानी कि जो खुदरा महंगाई दर होती है उसका यहाँ पर डेटा आया है, जिसमें बताया गया है जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, ठीक है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन है यानी कि सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन है, जो कि रिटेल इन्फ्लेशन बताता है, वो रहा है अगस्त के महीने में 2.07%। ठीक है, ये बेसिकली लास्ट ईयर से कंपेयर किया जाता है, मतलब अगस्त 2024 का कंपैरिजन या उसकी तुलना अगस्त 2025 के आंकड़े से की गई तो यहाँ पर इन्फ्लेशन दिख रही है 2.07%। ठीक है, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन है जो खुदरा महंगाई या रिटेल इन्फ्लेशन बताता है। आई होप क्लियर है। अगला जो डेटा है वो है, बात करता है WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स के ऊपर आधारित जो इन्फ्लेशन है वो, और उसमें बताया गया कि अगस्त 2024 के कंपैरिजन में ये सिर्फ 0.52% है। ठीक है, यानी कि प्राइजेस जो हैं वो पिछली बार के कंपैरिजन में यानी कि पिछले साल अगस्त के महीने की तुलना में सिर्फ 0.52% उसमें बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, अब ये मैंने आपको बताया कि जो ये सबड्यूड प्राइजेस है, मतलब जो ये प्राइजेस में गिरावट देखने को मिल रही है या जो आप कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, ये एक तरीके से क्या है, ठीक है, ये क्या है, सबड्यूड प्राइस इंक्रीजेस, मतलब जो प्राइस में इंक्रीज तो हुआ है क्योंकि इन्फ्लेशन का मतलब है दे आर पॉजिटिव, है ना। इन्फ्लेशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो मतलब प्राइस तो बढ़ा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। ठीक है, तो एक तरीके से ये इंडियन कंज्यूमर्स के लिए, जो उपभोक्ता है उनके लिए क्या है, एक वरदान है, एक बून है। लेकिन ये सरकार के लिए और सरकार का जो बजट का पूरा आंकड़ा है या गणित है उसके लिए ये एक प्रॉब्लम है। अब कैसे है ये बात हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ग्रोथ के एंगल से इसको देखें तो देखिए, इन्फ्लेशन मैटर्स टू द फिस्कल अर्थमेटिक वाय द जीडीपी। ठीक है, अब ये जो मतलब इन्फ्लेशन का पूरा मामला है ये, या इन्फ्लेशन का जो मैटर है ये कैसे, जो फिस्कल अर्थमेटिक है, ठीक है, जो सरकार का फिस्कल इशू है उसको ये कैसे प्रभावित करता है, तो वो जीडीपी के थ्रू करता है। ठीक है, और जीडीपी भी बेसिकली कौन सी वाली, नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी क्या होती है। आई होप आपको इकोनॉमी के इतने कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर है। ठीक है, अगर नहीं है तो आप हमारा जो इकोनॉमी के कुछ वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। ठीक है, जो जीडीपी ग्रोथ है, जनरली अगर हम जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो मतलब जो जीडीपी का डेटा या आंकड़ा दिखाया जाता है उसमें जनरली क्या होता है कि जीडीपी को एडजस्ट किया जाता है फॉर इन्फ्लेशन टू अराइव एट द रियल जीडीपी ग्रोथ रेट। ठीक है, दो तरीके की जीडीपी की मैंने आपसे यहाँ पर बात की, एक है नॉमिनल जीडीपी, एक है रियल जीडीपी। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी का मतलब है कि विदाउट इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट, और रियल जीडीपी का मतलब है विद इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट। ठीक है, द नंबर मोर रेलिवेंट फॉर द गवर्नमेंट्स अकाउंट्स इज द अनएडजस्टेड, मतलब सरकार के जो अकाउंट्स हैं उनके लिए, सरकार के खातों के लिए जो ज़्यादा रेलिवेंट या इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं वो कौन से हैं, वो हैं अनएडजस्टेड वाले। ठीक है, यानी कि नॉमिनल जीडीपी। क्लियर है बात। अब यहाँ पर जो पिछले महीने डेटा रिलीज़ किया गया उसमें ये बताया गया है कि अप्रैल से जून तक का जो क्वार्टर था इस साल का, ठीक है, 25-26 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके जो शुरुआती 3 महीनों वाला क्वार्टर है, तिमाही है, उसमें जो रियल जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, 5 क्वार्टर के हाई लेवल पर है, दैट इज 7.8%।
ठीक, ये मैं बात कर रहा हूँ रियल जीडीपी ग्रोथ रेट की, ध्यान रखिएगा। ठीक है, रियल जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 7.8% पर है 5 क्वार्टर के हाई पर। लेकिन जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है, मतलब जो इन्फ्लेशन से एडजस्टेड नहीं है, वो 3 क्वार्टर के निचले स्तर पर है 8.8% पर। 8.8% पर तो है, पर 3 क्वार्टर्स का ये निचले स्तर पर है। एंड दिस इज क्रूशियल फॉर इट इज़ लोअर देन व्हाट द गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड। और ये इसलिए भी ज़्यादा क्रूशियल बात है क्योंकि ये जो आंकड़ा दिख रहा है 8.8% का, ये जितना सरकार ने अनुमान लगाया था या एक्सपेक्ट किया था उससे कम है। ठीक है, 2025-26 का जो बजट पेश किया गया 1 फरवरी के दिन, उसमें वित्त मंत्रालय या फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यह एज्यूम किया था कि जो इंडिया की नॉमिनल जीडीपी है इस साल वो 357 लाख करोड़ के आसपास होगी, है ना। 2024-25 का जो बजट का रिवाइज एस्टिमेट था उसके 324 लाख करोड़ से लगभग 10.1% ज़्यादा। ठीक है, ये इस बार के बजट में जो है वो आंकड़ा एज्यूम किया गया था कि इस साल इतनी हो जाएगी। अब द ग्रोथ इन नॉमिनल जीडीपी एज्यूम्ड इन द बजट इज इंपॉर्टेंट एज इट इज यूज्ड टू गाइड हाउ मच टैक्स कलेक्शंस मे राइज इन द कमिंग ईयर। ठीक है, जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट का नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ रेट एज्यूम की गई थी बजट में, वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उससे ये पता लगता है कि आने वाले साल में जो टैक्स कलेक्शंस हैं वो कितने ज़्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे 2025-26 के बजट में ये प्रोजेक्ट किया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नेट टैक्स रेवेन्यू है वो लगभग 11% के आसपास जो है वो बढ़ेगा। लेकिन इन्फ्लेशन कम होने के वजह से नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो जितना एंटिसिपेट किया गया था, मतलब जितना अनुमान लगाया गया था, उससे कमज़ोर है। जीडीपी ग्रोथ रेट अभी उतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, जीडीपी आफ्टर ऑल इज जस्ट द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ए ईयर एंड लो ग्रोथ इन प्राइसेस कैन लीड टू जीडीपी ग्रोथ बीइंग सबड्यूड इवन इफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जीडीपी होता क्या है। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, या हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो ये होता क्या है कि एक साल के अंतर्गत जो भी आपका गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनकी जो फाइनल वैल्यूज़ है, ठीक है, वो कहलाती है जीडीपी। अब लेकिन अगर इन्फ्लेशन कम है, यानी कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर किसी भी करस्पॉन्डिंग मंथ में लास्ट ईयर के कंपैरिजन अगर इस साल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, यानी कि प्राइजेस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइजेस अगर ज़्यादा नहीं बढ़े हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेस अगर में ग्रोथ अगर कम है तो जीडीपी जो है वो कम दिखाई देगी, नॉमिनल जीडीपी, है ना। वही इसीलिए वही तो लिखा गया है कि भले ही प्रोडक्शन बढ़ गया है लेकिन प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, इस वजह से जो है वो जीडीपी ग्रोथ रेट कम दिखाई दे रहा है। ठीक है, 2025-26 के पहले 5 महीनों की अगर हम बात करें तो WPI इन्फ्लेशन यानी कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन है वो 0.1% है। ठीक है, जो कि 2024-25 का एवरेज था 2.3% का, इस बार काफ़ी कम है। और एवरेज CPI इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो वो 2.4% पर है, वही जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो, जबकि लास्ट ईयर ये 4.6% था। ठीक है, मतलब लास्ट ईयर जो है वो ग्रोथ रेट ज़्यादा देखने को मिल रही थी, इस बार कम देखने को मिल रही है। अब द इम्पैक्ट ऑफ वीक प्राइस इंक्रीजेज एंड नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट इज शोइंग अप इन द गवर्नमेंट्स फाइनेंसेस। ठीक है, अब ये जो वीक प्राइस इंक्रीज है, मतलब प्राइस तो इंक्रीज हो रहा है क्योंकि जीडीपी तो बढ़ रही है। ठीक है, जीडीपी तो बढ़ रही है, प्राइस इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, प्राइस तो बढ़ रहा है ना, लेकिन उसका कम बढ़ रहा है, वीक प्राइस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट वो भी बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रही है, तो ये गवर्नमेंट के फाइनेंसेस में देखने को मिल रहा है। लेटेस्ट डेटा ये बताता है कि अप्रैल से जुलाई में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है वॉज अप जस्ट 1% ईयर ऑन ईयर। ठीक है, वो सिर्फ 1% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, वाइल नेट टैक्स रेवेन्यू वॉज डाउन 7.5%। ठीक है, यानी कि जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है वो सिर्फ 1% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, और जो नेट टैक्स रेवेन्यू है वो 7.5% कम हो गया है। क्लियर है बात यहाँ तक। इसके बाद आगे देखिए, मिसिंग नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ टारगेट्स, यानी कि जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के टारगेट रखे गए थे वो इस बार मिस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। टू बी श्योर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेगुलरली मिसेज द गवर्नमेंट्स बजट एजम्पशन, मतलब सरकार जो जनरली बजट के दौरान एज्यूम करती है कि आने वाले वर्ष में फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष में जो नॉमिनल जीडीपी का ग्रोथ रेट रहेगा उतना इस बार, मतलब उतना ज़्यादातर बार ऐसा होता है कि वो चीज़ फेल हो जाती है। ठीक है,
क्योंकि इकोनॉमिक फोरकास्ट करना अगर बहुत अच्छा समय भी है या मतलब बहुत अच्छे तरीके से भी अगर आप कर रहे हैं तो इकोनॉमिक फोरकास्ट करना जो है वो मुश्किल होता है। पिछले 13 सालों का डेटा दिया गया है कि एक्चुअल नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी हैज़ बीन लोअर देन द बजट एजम्पशन ऑन 9 ओकेजन्स। यानी कि पिछले 13 सालों में ऐसा हुआ है, पिछले 13 में से 9 सालों में ऐसा हुआ है कि जितना एज्यूम किया गया कि एक्चुअल मतलब जो फोरकास्ट किया गया है, जो प्रेडिक्ट किया गया बजट में कि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट इतना होगा, एक्चुअल उससे कम हुआ। लेकिन रीसेंट ईयर्स में ये चीज़ सरकार के फेवर में रही है कि पिछले 4 में से 3 सालों में ऐसा रहा है कि नॉमिनल ग्रोथ जो है वो जो बजट में एंटिसिपेट किया गया या जो बजट में प्रेडिक्ट किया गया उससे ज़्यादा रही। ठीक है, अब इस पे एक चीज़ जो है वो बेस इफेक्ट का भी असर रहता है। ठीक है, बेस इफेक्ट आपको पता होगा, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। बेस इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि यानी कि जब आप 2000 जैसे आप 24-25 की जीडीपी को कंपेयर करेंगे 23-24 से, अगर 23-24 में जीडीपी बहुत नीचे गिर गई हो, ठीक है, मतलब जीडीपी का अगर जो ग्रोथ रेट है अगर वो काफ़ी कम रहा हो, तो उसके बाद अगर अगले साल थोड़ा सा भी ग्रोथ रेट रहेगा तो कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर जब आप उसको कंपेयर करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। ठीक है, ये चीज़ खासकर कोविड के टाइम पे देखने को मिली थी। ठीक है, जिस समय जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो नेगेटिव में चला गया था और उसके जस्ट अगले साल जब जीडीपी ग्रोथ रेट थोड़ा सा पॉजिटिव में हुआ तो वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दिया। उस समय ये टर्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था, दैट इज़ बेस इफेक्ट। ठीक है, अब 2024-25 की जो जीडीपी है उसको अब रिवाइज कर दिया गया है। जो रिवाइज्ड एस्टीमेट होता है उसमें 331 लाख करोड़। ठीक है, यानी कि जो बजट एजम्पशन इस बार किया गया है कि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट इस साल 2025-26 में 357 लाख करोड़ हो जाएगा, उसके लिए सिर्फ 8% की ग्रोथ चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है तो हम इस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। मीटिंग दिस नॉमिनल जीडीपी नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर 2 की इंडिकेटर्स। अब ये जो जीडीपी ग्रोथ रेट या जो हम नॉमिनल जीडीपी अचीव करना चाहते हैं वो 2 की इंडिकेटर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला इंडिकेटर है फिस्कल डेफिसिट और दूसरा है सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो है वो नॉमिनल जीडीपी के बेस पर ही कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, क्योंकि ये नॉमिनल जीडीपी के एज अ परसेंटेज ऑफ नॉमिनल जीडीपी मेजर किया जाता है इन दोनों को। ठीक है, एज लॉन्ग एज द नॉमिनल जीडीपी नंबर इज अचीव्ड द फिस्कल डेफिसिट टारगेट ऑफ 4.4% and the debt to GDP ratio estimates of 56.1% will be satisfied। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट का टारगेट है 4.5% का, मतलब 4.4% का, और डेट टू जीडीपी रेशियो का जो एस्टिमेट है 56.1% का। अगर नॉमिनल जीडीपी का जो नंबर है 357 करोड़ का अगर वो अचीव कर लेते हैं तो ये दोनों टारगेट जो हैं वो भी सेटिस्फाई हो जाएंगे, एज्यूमिंग द फिजिकल डेफिसिट डज नॉट एक्सीड द बजट एस्टिमेट। ठीक है, लेकिन ये भी शर्त है कि फिजिकल डेफिसिट जो है वो बजट एस्टिमेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप क्लियर है बात। हाउएवर द ग्रोथ इन नॉमिनल जीडीपी इररिस्पेक्टिव ऑफ द एब्सोल्यूट लेवल ऑफ नॉमिनल जीडीपी कैन नॉट बी इग्नोर्ड। ठीक है, एब्सोल्यूट लेवल ऑफ नॉमिनल जीडीपी तो अलग चीज़ है, लेकिन जो जीडीपी में या नॉमिनल जीडीपी में जो ग्रोथ है उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। इकोनॉमिस्ट ऑलरेडी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ टू बी वेल बिलो द बजट एस्टिमेट, कि जो नॉमिनल जीडीपी का ग्रोथ रेट होगा या जो उसकी ग्रोथ होगी वो बजट एस्टिमेट से काफ़ी कम होगी। ऐसे कई सारे जो अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो अभी से इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मॉर्गन स्टैनली का हालांकि ये कहना है कि पूरे ईयर की अगर हम बात करें तो ये 8.3% के आसपास रहेगा। दिस सजेस्ट अ फर्दर डिक्लाइन इन नॉमिनल ग्रोथ फ्रॉम 8.8% इन अप्रैल एंड जून, क्योंकि अप्रैल से जून के क्वार्टर में 8.8% रहा है, हालांकि वो भी पिछले 3 क्वार्टर का लोवेस्ट लेवल है, लेकिन उससे भी ये कम रहेगा। दिस इज लाइकली गिवन द रिडक्शंस इन जीएसटी रेट कमिंग इनटू इफेक्ट, क्योंकि अभी जीएसटी रेट में क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो इसका असर देखने को मिलेगा, तो इससे क्या होगा, प्राइस कट्स होंगे, है ना, इन्फ्लेशन या महंगाई और कम होगी, तो उससे नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो जाएगी। ठीक है, इज लो इन्फ्लेशन बैड। अब अगला सवाल ये आता है कि क्या लो इन्फ्लेशन जो है वो बुरा है, क्योंकि अभी तक तो हम यही चीज़ देखते आ रहे हैं और हमें पूरा आर्टिकल पढ़ के अभी तक यही लग रहा है कि लो इन्फ्लेशन होना वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, देखो, लो इन्फ्लेशन इज़ नॉट ऑलवेज बैड व्हेन इट कम्स टू इम्पैक्टिंग नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। ठीक है, लो इन्फ्लेशन जो है वो हमेशा ख़राब नहीं होता जब नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के इम्पैक्ट करने की बात आती है। व्हाट मैटर्स इज़ व्हाई इट इज़ लो। ठीक है, मायने ये रखता है, मतलब लो इन्फ्लेशन होना वो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट के लिए हमेशा बुरा नहीं है,
लेकिन जो चीज़ मायने रखती है वो ये है कि इन्फ्लेशन अगर कम है तो वो क्यों कम है। इट्स बेस्ट इफ प्राइसेस आर सबड्यूड बिकॉज ऑफ ओवर सप्लाई एंड नॉट वीक डिमांड। अगर देखो बाजार में किसी भी चीज़ की जो किसी भी वस्तु के जो दाम हैं वो कम दो तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। या तो उस कमोडिटी की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, प्राइस कम हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे तरफ प्राइस कम कब हो सकता है, जब डिमांड कम हो, ठीक है। सामान बाजार में कोई सामान है लेकिन वो बिक ही नहीं रहा है तो दुकानदार उसको सस्ता कर देगा सो दैट कि वो बिक जाए, ख़राब ना हो, है ना। तो इसलिए ये लिखा गया है कि लो इन्फ्लेशन होना अच्छी बात है, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा तब है जब प्राइस कम हो ओवर सप्लाई की वजह से, बल्कि तब अच्छा नहीं है जब वीक डिमांड की वजह से प्राइस कम हो रहे हो, ठीक है। लेकिन आरबीआई का जो लास्ट मंथ का स्टडी है वो ये कहती है कि प्राइवेट कंपनी का जो सेल है अप्रैल से जून के महीने में वो 5.5% उसमें बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उनका जो नेट प्रॉफिट है वो 17.5% से ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स के लिए वेरिएशन वाज इवन मोर स्टार्क ऑन अकाउंट ऑफ कूलिंग ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस, ठीक है। ग्लोबल कमोडिटी के प्राइसेस कम हुए तो उसकी वजह से इनका जो वेरिएशन है वो ज़्यादा देखने को मिला है। सेल रोज 5.3% वाइल नेट प्रॉफिट वॉज 27.77%, ठीक है ना। जो प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए ग्लोबल कमोडिटी में प्राइसेस कम हुआ है तो उनका रॉ मटेरियल सस्ता हो गया, तो 5.5% के आसपास उनकी सेल बढ़ी है, लेकिन उनका नेट प्रॉफिट 27% बढ़ गया है। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या कंपनीज इस पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए यूज़ करेंगे, मतलब जो उनका प्रॉफिट हुआ है क्या उसको वापस इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इकोनॉमी में तो फ़ायदा तभी है ना जब पैसा ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट हो, और खासकर जो कैपेक्स होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर वो बढ़े तब। अब किसी कंपनी को या मैन्युफैक्चरर को मुनाफा हुआ, फ़ायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, उसने वो पैसा अपनी जेब में डाल लिया तो उससे इकोनॉमी को क्या फ़ायदा होगा, ठीक है ना। आई होप आप बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्राफ आपको दिया हुआ है ये नॉमिनल ग्रोथ वर्सेस बजट एजम्पशन, ठीक है, कि बजट नॉमिनल एजम्पशन कितना किया गया हर साल का और कितना जो है वो बजट में एज्यूम किया गया था, तो वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। चलिए, तो आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया हो। चले आगे बढ़ते हैं और आज के जो आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं, ठीक है। आज के दो आर्टिकल्स हमें देखने हैं, एक तो ये वाला है, ठीक है, साइंस एंड टेक रिलेटेड आप इसको कह सकते हैं, अर्थ फॉलोअर्स इन स्पेस दैट इज मिनी मून्स एंड क्वाजी मून्स। और एक आर्टिकल फिर हम लोग यहाँ पर नॉइज़ पोल्यूशन को लेकर बात करेंगे, ठीक है। ये वाला आर्टिकल जो है मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार इसको खुद से पढ़ें, जीएसटी 2.0 वाला, ठीक है। इसको मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार खुद से पढ़ें, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है बट थोड़ा बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे आपको यहाँ पर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर एक टर्म देखने को मिल रहा है, तो इस तरीके की चीज़ें अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं आपके साथ आर्टिकल शेयर करूँगा, इसको ज़रूर एक बार आप पढ़िएगा। चलिए फिलहाल हम लोग ये वाला आर्टिकल देखते हैं, अर्थ फॉलोअर्स इन स्पेस मिनी मून्स एंड क्वाजी मून्स, ठीक है। द अर्थ स्टैंड्स अलोन इन द सोलर सिस्टम एज अ हैबिटेबल वर्ल्ड, ठीक है। हमारे सोलर सिस्टम या सौरमंडल में अर्थ एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जो हैबिटेबल है, मतलब जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, ठीक है। जहाँ तक हमें पता है वहाँ तक, उसके बियॉन्ड अगर जो हमारी नॉलेज के बियॉन्ड है वहाँ पर कोई हैबिटेबल प्लेनेट या कोई हैबिटेबल स्पेस हो सकता है, वो हमें नहीं पता। बट दैट डजेंट मीन वी डोंट गेट विजिटर्स मोस्ट ऑफन एज एस्टेरॉइड्स, ठीक है। यहाँ पर एकमात्र हैबिटेबल प्लेनेट होने के वजह से यहाँ पर कई सारे विजिटर्स आते रहते हैं, ठीक है। उनमें से ज़्यादातर क्या होते हैं, एस्टेरॉइड्स। अब कुछ एस्टेरॉइड्स ऐसे होते हैं दे चूज टू स्टिक अराउंड फॉर अ वाइल गेनिंग अ मून लाइक स्टेटस, मतलब कुछ एस्टेरॉइड्स तो ऐसे होते हैं जो आते हैं टकराते हैं, या कुछ ऐसे हैं जो बर्न आउट हो जाते हैं, लेकिन कुछ एस्टेरॉइड्स ऐसे होते हैं जो मतलब जैसे मून है, ठीक है। जो हमारा मून है वो क्या है, एक हमारा आप कह सकते हैं परमानेंट सेटेलाइट है ना। अर्थ का नेचुरल सेटेलाइट तो है ही है, साथ ही साथ परमानेंट सेटेलाइट भी है क्योंकि अर्थ के चारों तरफ हमेशा रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन कुछ एस्टेरॉइड ऐसे होते हैं जो कुछ समय के लिए मून की तरह बिहेव करते हैं, है ना। या तो हमारी अर्थ के आगे पीछे रहते हैं अराउंड दी सन, या फिर अर्थ को रोटेट करते हैं, ठीक है। यानी कि या तो कुछ आप कह सकते हैं जियोसेंट्रिक होते हैं, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, या कुछ ऐसे हो सकते हैं जो हेलियोसेंट्रिक होते हैं, जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं लेकिन हमारी अर्थ के आगे पीछे रहते हैं। ये दो डिफरेंसेस अभी आगे बात करेंगे, ठीक है। इनमें से एक ऐसा ही जो लेटेस्ट एस्टेरॉइड है उसका नाम रखा गया है 2025 मतलब 2025 PN7, ठीक है। ये इस समर में स्पॉट किया गया। इट हैज़ एन ऑर्बिट दैट सिमिलर टू अर्थ ट्रेजेक्ट्री अराउंड द सन, ठीक है। जो हमारी अर्थ की ट्रेजेक्ट्री है अराउंड द सन
इसका ऑर्बिट भी वैसा ही है, एंड इट इज़ नोन एज अ क्वासी मून। इसको कहा जाता है क्वासी मून, एंड कुड बी द स्मॉलेस्ट ऑफ इट काइंड, परहैप्स नो लॉन्गर देन 52 फीट। ठीक है, ये क्वासी मून है। ध्यान रखिएगा, क्वासी मून जो है ये सन को ऑर्बिट करता है। ठीक है, और ये जितने भी अभी तक क्वासी मून्स ऑब्जर्व किए गए हैं उनमें से हो सकता है सबसे छोटा हो, 52 फीट का। अब ये जो एस्टेरॉइड्स अर्थ की तरफ को आते हैं, ये कहाँ से आते हैं? ठीक है, एक तो आपको पता होगा कि जो मेन एस्टेरॉइड बेल्ट है जो सन को ऑर्बिट कर रही है बिटवीन मार्स एंड द जुपिटर, वहाँ से आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो चंक्स ऑफ द मून होते हैं, इजेक्टेड आफ्टर अ मेजर मीटेरॉइड इम्पैक्ट। ठीक है, कि कोई मीटेरॉइड इम्पैक्ट हो गया मून पे, वहाँ से कोई टुकड़ा निकल के आ गया अर्थ की तरफ। ठीक है, वैसा भी होता है। अब साइंटिस्ट के पास जो है वो 2025 PN7 के बहुत ज़्यादा टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेशन नहीं है, तो इसको लेकर इसका ओरिजिन क्या है ना, उसको लेकर कोई रियल हिंट नहीं है साइंटिस्ट के पास भी। सिर्फ अनुमान या अंदाज़ा लगाया जा रहा है, सिर्फ स्पेकुलेशंस किए जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो है वो सर्टेन है कि इट इज़ अ टेम्प्रेरी विजिटर। ठीक है, ये अर्थ की तरफ आया है और टेम्प्रेरी विजिटर है। इट इज़ नॉट लाइक अ परमानेंट सैटेलाइट जैसे कि मून है। PN 2025 PN7 is part of a sparsely populated fleet of space rocks that briefly linger around, trail और lead Earth। ठीक है, ये बेसिकली कुछ ऐसे स्पेस रॉक्स होते हैं जिनकी संख्या बहुत कम होती है, जो कुछ समय के लिए घूमते हैं, या तो अर्थ के आगे चलते हैं या अर्थ के पीछे रहते हैं। लाइक द रेस्ट ऑफ इट्स फ्लॉक, दिस एस्टेरॉइड विल इवेंचुअली शूट ऑफ एल्सवेयर इनटू द स्पेस, परहैप्स इन अबाउट 60 ईयर्स। ठीक है, तो लगभग 60 सालों के पीरियड के बाद ये स्पेस में कहीं और चला जाएगा। ठीक है, इसलिए टेम्प्रेरी स्टेटस इसको बोला गया है। इसके बाद एक और टर्म है, अर्थ हैज़ सेवरल मिनी मून्स एंड क्वाजी मून्स। ठीक है, क्वाजी मून्स तो मैंने आपको बताया, बेसिक डिफरेंस क्या है वो भी यहाँ पर समझ में आएगा। मिनी मून्स आर ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट आवर प्लैनेट बट दे मेक फॉर फिकल फैंस, दे टेंड टू स्विंग अराउंड अर्थ ओनली फॉर फ्यू मंथ्स। ठीक है, मिनी मून्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं तो ये भी उस तरीके के बाहरी ऑब्जेक्ट्स ही, ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कुछ समय के लिए अर्थ को ऑर्बिट करते हैं, अर्थ का चक्कर लगाते हैं। बट एग्जैक्टली जैसा मून का एक डिफाइंड ऑर्बिट है, एक वेल डिफाइंड ऑर्बिट है, वैसा ऑर्बिट नहीं होता इनका। ठीक है, ये चक्कर लगाते हैं कुछ समय के लिए और फिर चले जाते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल दिया गया है 2024 PT5। ठीक है, ये कुछ समय के लिए रहा और एंड ऑफ द नवंबर में ये चला गया। अनलाइक मिनी मून्स, क्वाजी मून्स ऑर्बिट द सन। मैंने आपको बताया, बेसिक डिफरेंस याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। मिनी मून्स क्या होते हैं? जो अर्थ का ऑर्बिट करते हैं। क्वाजी मून्स क्या होते हैं? जो सन का ऑर्बिट करते हैं। ठीक है, स्पेंडिंग हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इन लॉक स्टेप विद द अर्थ्स ऑर्बिट। और अर्थ की ऑर्बिट के साथ साथ ही, मतलब जैसे जैसे अर्थ चलती है वैसे वैसे ये अर्थ का ही एक तरीके से आप कह सकते हैं, या तो उनके आगे रहते हैं या पीछे रहते हैं, लेकिन ये ऑर्बिट करते हैं सन को, नॉट अर्थ। दिस प्रोट्रैक्टेड प्रॉक्सिमिटी मेक्स देम गुड टारगेट्स फॉर प्लेनेटरी साइंस मिशन। ठीक है, अब क्योंकि ये अर्थ के काफ़ी नज़दीक रहते हैं कुछ समय के लिए, तो इसलिए ये प्लेनेटरी साइंस मिशन के लिए एक अच्छा टारगेट माने जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वाजी मून का जिक्र किया गया है, दैट इज कैमोओएलेवा इज द डेस्टिनेशन ऑफ तियानवेन-2, अ चाइनीज मिशन दैट एम्स टू कलेक्ट जियोलॉजिक सैंपल। ठीक है, चाइनीज मिशन यहाँ पर अपना एक भेजने वाला है, तियानवेन-2 जो है वो यहाँ पर अपना मिशन भेजने वाला है। दिस इज द नेम ऑफ अ क्वाजी मून। ठीक है, अब साइंटिस्ट ने ये जो 2025 PN7 है, इसको पिछले महीने ऑब्जर्व स्पॉट किया विद द पेन स्टार्स ऑब्जर्वेटरी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई। ठीक है, हवाई की एक यूनिवर्सिटी में एक ऑब्जर्वेटरी है, दैट इज पेन स्टार्स ऑब्जर्वेटरी, वहाँ के थ्रू इसको स्पॉट किया गया। द एस्टेरॉइड वॉज देन फाउंड इन आर्चिवल इमेजेस गोइंग बैक सेवरल ईयर्स अलाउइंग एस्ट्रोनॉमर्स टू डिटरमाइन इट्स प्रिसाइज ऑर्बिट। ठीक है, तो फिर जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने पुरानी जो इमेजेस वगैरह हैं वो ढूंढी, तो उसमें उनको इसका जिक्र मिला। ठीक है, ताकि ये पता लग सके कि इसका जो ऑर्बिट है, प्रिसाइज ऑर्बिट है, वो क्या है। तो इट सीम्स टू हैव शिफ्टेड इनटू इट्स क्वाजी मून ऑर्बिट इन 1957। तो ये पता लगा कि 1957 में जो है ये अपने क्वाजी मून ऑर्बिट में आया, एंड जस्ट इन टाइम टू विटनेस द लॉन्च ऑफ स्पुतनिक 1। जिस समय दुनिया का पहला जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है स्पुतनिक 1 वो लॉन्च हो रहा था, उस समय ही ये अपने क्वाजी मून ऑर्बिट में आया है। एस्ट्रोनॉमर्स ने 1980 में के अगस्त में ये ऑब्जर्व किया कि जो 2025 PN7 है वो अर्थ के लगभग 2.5 मिलियन माइल्स इतने दूरी पर आ गया है। ठीक है, जो कि अर्थ और मून की दूरी से लगभग 10 गुना है। एंड सिमुलेशन शो दैट इट विल हैव अ 126 ईयर रेसिडेंसी इन अर्थ ऑर्बिट, कि अर्थ के ऑर्बिट में ये 126 साल तक रहेगा, उसके बाद ये चला जाएगा। ठीक है,
2025 PN7 का जो टाइटल है ऑफ द टाइनीएस्ट क्वाजी मून इज पेंडिंग, कि क्या ये सबसे छोटा टाइनी मून है, सॉरी क्वाजी मून है, इसका टाइटल अभी भी पेंडिंग है। एस्ट्रोनॉमर्स ट्राई टू एस्टिमेट एन एस्टेरॉइड साइज बेस्ड ऑन हाउ मच सनलाइट इट्स सरफेस रिफ्लेक्ट, बट द 2025 PN7 हैज प्रूव डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व सो फार। ठीक है, कोई भी एस्ट्रोनॉमर जो है वो कैसे ये पता लगाते हैं किसी भी एस्टेरॉइड के साइज को लेकर, ठीक है, वो इस आधार पर पता लगाते हैं कि किसी भी एस्टेरॉइड के सरफेस से कितनी सनलाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन जो ये 2025 PN7 है, इसको अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया गया है, तो इसलिए इसका साइज पता नहीं लग पाया है। इसीलिए ये अभी तक का सबसे छोटा क्वाजी मून है या नहीं, ये भी क्लियर नहीं है। स्टिल नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स व्हेन दे आरंट थ्रेटनिंग टू क्रैश इनटू द प्लैनेट फैसिनेट एस्ट्रोनॉमर्स बिकॉज दे ऑफर क्लूज अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ द इनर सोलर सिस्टम। ठीक है, जो नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स हैं, यानी कि जो अर्थ के नज़दीक वाले एस्टेरॉइड्स हैं, जब तक वो इतना खतरा पैदा नहीं करते कि अर्थ पर टकराएंगे, तब तक वो एस्ट्रोनॉमर्स को फैसिनेट करते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ये हमारा जो इनर सोलर सिस्टम है उसके इवोल्यूशन के बारे में कुछ क्लूज जो हैं वो देते हैं। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। चलिए, इसके बाद एक आर्टिकल और हमें कवर करना है, जस्ट गिव मी अ मिनट, हम उसको कवर करते हैं। चलिए, तो अगला आर्टिकल देखते हैं। टू लाउड टू इग्नोर, वाई इंडियंस शुड केयर अबाउट नॉइज पॉल्यूशन इन सिटीज़। ठीक है, कि भारतीयों को जो शहरों में होने वाला ध्वनि प्रदूषण है, नॉइज़ पॉल्यूशन है, उसके बारे में चिंता क्यों करनी चाहिए और वाई दे शुड टेक केयर अबाउट इट। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पर लिखा गया है कि अगर कोई ऐसा हेल्थ हजार्ड है जो कि इंडियन सिटीज़ में अनएक्नॉलेज्ड है, मतलब जिसको एक हेल्थ हजार्ड नहीं माना जाता, वो क्या है? नॉइज़। ठीक है, इसको ऑलरेडी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि इट इज़ ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एयर पॉल्यूटेंट। ठीक है, नॉइज़ जो है वो एक एयर पॉल्यूटेंट है अंडर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1981। ठीक है, एक तो ये बात हो गई कि इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज एन एयर पॉल्यूटेंट। दूसरी बात यह है कि मेडिकली भी हाइपरटेंशन, स्लीप डिस्ट्रप्शन, स्ट्रेस डिसऑर्डर्स और कॉग्निटिव डिक्लाइन के लिए नॉइज़ जो है वो एक लीडिंग कंट्रीब्यूटर है। ठीक है, मतलब ज़्यादा नॉइज़ की वजह से ये सब चीज़ें हो सकती हैं, और इन कंडीशंस की वजह से जो है क्या हो सकती है? लाइफ छोटी हो सकती है और लोगों की जो है वो समय से पहले डेथ हो सकती है। येट डिस्पाइट दिस डुअल रिकॉग्निशन, अब दो रिकॉग्निशन है, एक तो नॉइज़ को एज अ एयर पॉल्यूटेंट माना गया है अंडर दिस एक्ट, और दूसरा मेडिकली भी ये चीज़ प्रूवन है, लेकिन इसके बावजूद इंडिया हैज़ बेयरली इन्वेस्टेड इन सिस्टमेटिक मॉनिटरिंग और डेटा कलेक्शन टू अंडरस्टैंड द स्केल ऑफ डैमेज। ठीक है, लेकिन हमने किसी भी तरीके की सिस्टमेटिक मॉनिटरिंग या डेटा कलेक्शन के लिए इन्वेस्ट अभी तक नहीं किया है। ठीक है, कि इससे कितना बड़ा खतरा जो है वो हो सकता है। अब हम नॉइज़ पोल्यूशन के बर्डन को अगर समझें तो ज़्यादातर शहर और जो ज़्यादातर टाउन्स और सिटीज़ हैं वहाँ पर नॉइज़ लेवल जो है वो हमेशा जितना सेफ लेवल होता है उससे ज़्यादा रहता है। ठीक है, WHO भी ये रिकमेंड करता है कि जो रेजिडेंशियल एरिया में डे टाइम एक्सपोजर है वो 55 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, रफली 55 डेसिबल है जो नॉर्मल कन्वर्जेशन का, मतलब जो नॉर्मल बातचीत का लेवल होता है, उतना वॉल्यूम उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इंडिया का जो नॉइज़ पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स है 2000 का, उसमें भी इस तरीके की लिमिट रखी गई है कि सुबह 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात यह भी ध्यान रखने वाली है कि जो डेसिबल स्केल है वो लीनियर नहीं है। अगर 10 डेसिबल का इंक्रीज़ होता है तो इसका मतलब है
कि 10 फोल्ड इंक्रीज होगा या 10 फोल्ड राइज होगा नॉइज़ की इंटेंसिटी में या साउंड की इंटेंसिटी में। और ट्रैफिक कॉरिडोर्स इंडियन सिटीज़ में ऑफन 70 डेसिबल से ज़्यादा का वहाँ पर नॉइज़ लेवल रहता है। अब एयर पोल्यूशन की तरह ही जो ये अनचेक्ड एक्सपोजर है किसका, नॉइज़ पोल्यूशन का, इसका सबसे ज़्यादा जो बर्डन है या जो असर है वो किसके ऊपर रहता है, जो अपने आप को इससे बचा नहीं सकते, जैसे कि स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है, डेली वर्कर्स, ट्रैफिक पुलिस और जो इनफॉर्मल सेटलमेंट्स में रहने वाले लोग हैं, वो एयर पोल्यूशन से भी नहीं बच सकते और वो इससे भी नहीं बच सकते हैं। सिमिलरली फॉर देम द रोर ऑफ द सिटी इज़ नॉट एन ओकेजनल न्यूइसेंस बट एन एवरीडे ऑक्यूपेशनल हजार्ड दैट स्लोली इरोड्स हेल्थ एंड वेलबींग। तो मतलब उन लोगों के लिए ये कभी कभार की बात नहीं है, ठीक है, ये हमेशा का प्रॉब्लम है उनके लिए, क्योंकि उनके ऑक्यूपेशंस ही ऐसे हैं और इसकी वजह से उनकी हेल्थ और वेलबींग जो है वो ख़राब हो रही है। अब ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे इन्होंने 3 फेलियर्स यहाँ पर बताए हैं। सिस्टमिक गैप्स कंपाउंड द प्रॉब्लम, जो सिस्टम में गैप है उसकी वजह से ये समस्या और ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। नॉइज़ मॉनिटरिंग जो है वो बहुत कम है, एनफोर्समेंट बहुत ख़राब है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए जो अथॉरिटीज़ हैं वो कोई सिंगल अथॉरिटी नहीं है जिसको जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, इसके कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। एज विद एयर क्वालिटी सिंबलिक फिक्सेस, ओकेजनल हॉन्किंग बैंस और फेस्टिवल क्रैकडाउन डू लिटिल टू टैकल द स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स, ठीक है। अब कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे हॉन्किंग को बैन कर दिया जाता है कि कहीं पर जो है वो हॉर्न बजाना मना है, या फेस्टिवल के दौरान इस तरीके की चीज़ें की जाती हैं कि लाउड स्पीकर नहीं लगाने हैं, इतने समय से इतने समय के बीच में लगाना है, वो सब, तो इनसे कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, ठीक है। रिजल्ट क्या है, क्रोनिक अनएड्रेस्ड पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, ठीक है। क्रोनिक मतलब लंबे समय तक चलने वाला, और अनएड्रेस जिसको एड्रेस नहीं किया जा रहा है। अब ये चीज़ जो है वो 3 तरीके के फेलियर से होती है। पहला है, एक तो इनएडिक्वेट मॉनिटरिंग लीव्स पॉलिसी मेकर्स ब्लाइंड, ठीक है, प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो रही है और इसकी वजह से पॉलिसी मेकर्स भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अनलाइक एयर पॉल्यूशन वेयर सैटेलाइट्स एंड लो कॉस्ट सेंसर्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड मेजरमेंट, नॉइज डेटा इन इंडिया आर स्पोरेडिक, रिएक्टिव एंड इनकम्प्लीट, ठीक है। नॉइज डेटा, नॉइज़ पोल्यूशन का कहीं पर मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, ठीक है। एयर पोल्यूशन की तो होती है सैटेलाइट या लो कॉस्ट सेंसर्स की वजह से, है ना, उसकी वजह से मेजरमेंट होता है, तो उसकी वजह से फिर उसको टैकल करने के लिए कुछ स्टेप्स भी लिए जाते हैं, बट नॉइज़ को लेकर ऐसा नहीं है। दूसरी बात, स्ट्रक्चरल एंड कल्चरल बैरियर्स हिंडर इन्फोर्समेंट, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि स्ट्रक्चरल और कल्चरल बैरियर जो हैं उसकी वजह से भी इन्फोर्समेंट नहीं हो पाता। विदाउट रिकग्निशन दैट नॉइज कैन बी एज हार्मफुल एज स्मोक, मैनी सिटीजन्स टॉलरेट एंड इवन पार्टिसिपेट इन नॉइजी प्रैक्टिसेस, ठीक है। इस चीज़ को ना समझते हुए कि नॉइज़ जो है वो स्मोक के बराबर, जितना स्मोक हार्मफुल होता है उतनी ही नॉइज़ भी हार्मफुल हो सकती है, कई सारे सिटीजन जो हैं वो नॉइजी प्रैक्टिसेस को टॉलरेट करते हैं और उनमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। तीसरा पॉइंट है कि गवर्नेंस जो है वो भी ठीक नहीं है। Pollution control boards, municipalities and police all have partial jurisdiction, limited resources and weak incentives to act, ठीक है। इनका जुरिस्डिक्शन पूरा नहीं है, इनके पास रिसोर्सेज पूरे नहीं हैं और इनके पास एक्ट करने का या कदम उठाने का कोई बहुत मजबूत इंसेंटिव भी नहीं है। अब आगे का रास्ता क्या होना चाहिए, व्हाट मस्ट बी डन, क्या किया जाना चाहिए। पहली चीज़ है कि जैसे एयर और वाटर पॉल्यूशन को ट्रीट किया जाता है उसी तरीके से नॉइज़ को भी ट्रीट किया जाना चाहिए। Researchers and policymakers should design evidence-based interventions grounded in public health data, ठीक है। रिसर्च एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशंस होने चाहिए। मॉनिटरिंग शुड एक्सपेंड ड्रामेटिकली, ठीक है। मॉनिटरिंग जो है वो ऐसा नहीं कि कहीं कहीं पर मॉनिटरिंग हो रही है, बड़े स्तर पर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। रियल टाइम सेंसर्स कैन क्रिएट इंटीग्रेटेड मैप ऑफ साउंड एक्सपोजर, एक मिनट। रियल टाइम सेंसर्स कैन क्रिएट इंटीग्रेटेड मैप ऑफ साउंड एक्सपोजर, ठीक है। रियल टाइम सेंसर्स होने चाहिए जिससे कितना साउंड, मतलब कोई किसी एरिया में कितना साउंड एक्सपोजर है वो चीज़ देख सकें, ठीक है, उसके इंटीग्रेटेड मैप्स बन सकें। मशीन लर्निंग टूल्स जो हैं दे कैन डिस्टिंग्विश सोर्सेज, ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री,
कि कहाँ से आवाज़ आ रही है, कितनी आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो उसको लेकर फिर टारगेटेड रिस्पॉन्स हो सकते हैं, है ना। मशीन लर्निंग टूल से ये चीज़ की जा सकती है। हेल्थ स्टडी शुड एक्सप्लिसिटली ट्रैक नॉइज़ एक्सपोजर स्पेशली नियर स्कूल्स, ठीक है। अस्पतालों में, स्कूल के आसपास, लो इनकम एरियाज़ में कितना नॉइज़ एक्सपोजर है उसको ट्रैक किया जा सकता है। अर्बन प्लानिंग में जो है इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट या शामिल किया जाना चाहिए कि नॉइज़ मिटिगेशन कैसे हो, ठीक है। ग्रीन बफर्स जैसे कि ट्रीज़ और पार्क जो हैं वो साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं, वाइल जोनिंग कैन शील्ड रेसिडेंशियल एरियाज फ्रॉम हाई इंटेंसिटी नॉइज़, ठीक है। हाई इंटेंसिटी मतलब इस तरीके के जोन्स बनाए जाएँ कि जो रेसिडेंशियल एरियाज़ हैं वो हाई इंटेंसिटी नॉइज़ कॉरिडोर से थोड़ा सा दूर हो सके। वाइल लिमिटेड एक्सपेरिमेंट्स विद ग्रीन बेल्ट्स फॉर नॉइज़ रिडक्शन आर प्रॉमिसिंग, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए ग्रीन बेल्ट्स के साथ, वही मतलब नॉइज़ रिडक्शन के लिए, उसके नतीजे काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन ब्रॉडर एफर्ट्स मस्ट बी साइंटिफिकली असेस्ड एंड कम्युनिटी इन्फॉर्म्ड, ठीक है। बड़े जो एफर्ट्स किए जाएँ वो साइंटिफिकली असेस्ड होने चाहिए, मतलब उनका असेसमेंट होना चाहिए साइंटिफिक तरीके से, एंड दे शुड बी कम्युनिटी इन्फॉर्म्ड, मतलब कम्युनिटी को उसके बारे में पता होना चाहिए, है ना। गवर्नेंस रिफॉर्म्स आर असेंशियल, गवर्नेंस में भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। नॉइज़ रेगुलेशंस जो हैं वो एनफोर्सेबल होने चाहिए, बैक्ड बाय ट्रांसपेरेंट डेटा एंड अकाउंटेबिलिटी। एजेंसीज़ जो हैं उनको अलग अलग सेक्टर्स की एजेंसीज़ को आपस में कोलैबोरेट करना चाहिए, पोल्यूशन बोर्ड से लेकर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और म्यूनसिपैलिटीज़ को। प्रमोटिंग वॉकिंग एंड साइकिलिंग फॉर अर्बन मोबिलिटी, शहर में चलने के लिए वॉकिंग या साइकिलिंग को प्रमोट किया जाना चाहिए। अ फास्टर ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक बसेस, जल्द से जल्द जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक बसेज हैं, उनको इलेक्ट्रिक बसेज में कन्वर्ट करना चाहिए, ट्रांजिशन करना चाहिए। एनफोर्सिंग हॉन्किंग रेस्ट्रिक्शन सिस्टमेटिकली विल ब्रिंग मेजरेबल रिलीफ, ठीक है। हॉन्किंग रेस्ट्रिक्शंस जो है वो होनी चाहिए सिस्टमेटिक तरीके से, तो इससे कुछ राहत ज़रूर मिलेगी। कम्युनिटी का इंगेजमेंट जो है वो भी मायने रखता है, बिकॉज नॉइज इज टाइड टू कल्चरल एंड सोशल प्रैक्टिसेस, सॉल्यूशन मस्ट बी सेंसिटिव बट फर्म, ठीक है। कल्चरल और सोशल प्रैक्टिसेस में भी से भी नॉइज़ रिलेटेड है, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो सेंसिटिव होना चाहिए लेकिन मजबूत या फर्म सॉल्यूशन होना चाहिए। अवेयरनेस कैंपेन्स एंड पार्टनरशिप्स विद रिलीजियस एंड कम्युनिटी लीडर्स कैन शेप नॉर्म विदाउट एलियनेटिंग कम्युनिटीज़, ठीक है। अवेयरनेस कैंपेन चलाई जानी चाहिए, जागरूकता अभियान, और जो रिलीजियस और कम्युनिटी लीडर्स हैं उनके साथ पार्टनरशिप करके ये चीज़ें की जा सकती हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ इक्विटी, ठीक है। इक्विटी मस्ट रिमेन सेंट्रल। अब इसका क्या मतलब है, देखो, दोज मोस्ट एक्सपोज टू नॉइज ऑफन हैव द लीस्ट मीन्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, कि जो लोग सबसे ज़्यादा नॉइज़ से एक्सपोज होते हैं उनके पास सबसे कम साधन होते हैं खुद को बचाने के लिए इससे। जस्ट एज एयर प्योरीफायर्स आर आर लग्जरी, सो टू आर क्वाइट होम्स एंड वर्क प्लेसेस, ठीक है। जैसे कि जो एयर प्योरीफायर्स हैं वो एक लग्जरी होते हैं, वही एयर पोल्यूशन से बचने के लिए एयर प्योरीफायर्स का यूज़ किया जाता है, लेकिन सब लोग तो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना। तो उसी तरीके से जो शांत वर्क प्लेसेस हैं या शांत होम्स हैं, क्वाइट वर्क प्लेसेस एंड क्वाइट होम्स, ये भी उन लोगों के लिए लग्जरी हैं जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। द राइट टू क्वाइट मस्ट नॉट बी अ प्रिविलेज, ठीक है। राइट टू क्वाइट यानी कि क्वाइटनेस आप एक तरीके से कह सकते हैं, मतलब शांत माहौल, इसका जो अधिकार है वो एक प्रिविलेज या एक विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी अ बेसलाइन कंडीशन ऑफ पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ की ये एक बेसिक कंडीशन या बेसलाइन कंडीशन होनी चाहिए। इंडिया हैज़ ऑलरेडी लर्न पेनफुली दैट नेग्लेक्टिंग एयर पोल्यूशन मैग्नीफाइज हार्म एंड वाइडेंस इनइक्विटी, ठीक है। हमने ये चीज़ पहले भी सीखी है कि अगर हम एयर पोल्यूशन को निगलेक्ट करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो खतरा है वो बढ़ जाता है और जो इनइक्विटी है, जो असमानता है वो बढ़ती है। वी कैन नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक विद नॉइज़, तो हमें ये चीज़ जो है वो नॉइज़ के साथ मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। द लॉ ऑलरेडी नेम्स इट एट एयर पॉल्यूटेंट, ठीक है। लॉ तो है ही, मैंने शुरुआत में बताया आपको, एक्ट है, उसके तहत ये एयर पॉल्यूटेंट है। व्हाट इज़ मिसिंग इज़ द पॉलिटिकल एंड सिविक विल टू एक्ट, ठीक है। लेकिन जो विल है, जो इच्छा शक्ति है, ठीक है, चाहे वो राजनीतिक इच्छा शक्ति हो या सिविल बॉडीज़ की इच्छा शक्ति हो, वो मिसिंग है कहीं ना कहीं। बाई ट्रीटिंग नॉइज विद द सीरियसनेस इट डिजर्व्स, इंटीग्रेटिंग इट इनटू क्लीन एयर एजेंडाज, embedding it in urban planning and making it a priority for public health, we can save lives, protect communities and reclaim the basic human right to quiet। तो हम नॉइज़ को उतना सीरियसनेस दें जितना वो डिज़र्व करती है, ठीक है। और वो सीरियसनेस क्या हो सकती है कि हम उसको क्लीन एयर एजेंडाज में शामिल करें, अर्बन प्लानिंग में शामिल करें, उसको पब्लिक हेल्थ के लिए एक प्रायोरिटी बनाएं, प्राथमिकता दें। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे क्या होगा कि हम लाइव्स बचा सकते हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं, कम्युनिटीज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ लोगों का जो बेसिक ह्यूमन राइट है टू क्वाइट, उसको भी रिक्लेम कर सकते हैं।
ठीक है, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। दोनों के दोनों जो यहाँ पर ऑथर है इस आर्टिकल के आईआईटी दिल्ली से जुड़े हुए हैं, है ना। एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शहजाद गनी, और दूसरे जो हैं वो गिरीश अग्रवाल, ये प्रोफेसर हैं। तो काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर कवर किया नॉइज़ पोल्यूशन को लेकर। आने वाले समय में हो सकता है कि यूपीएससी का भी इसके ऊपर मेंस रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले, तो आप इसको यहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स दिए गए हैं कि क्या इश्यूज़ हैं, कैसे उसको टैकल किया जा सकता है, सारी चीज़ें दी गई हैं, है ना। अच्छा आर्टिकल है, यहाँ से एक ओवरऑल आपका आंसर बन सकता है। चलिए, और बाकी ये वाला आर्टिकल मैं आपके साथ शेयर करूँगा, इसको एक बार आप ज़रूर पढ़िएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट्स करें, सो दैट कि फिर हम इसको आने वाले सेशंस में कवर कर लें। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। और अगर आप हमारा जो न्यूज़ एनालिसिस का फुल कोर्स है सितंबर मंथ का, अगर इसमें एनरोल करना चाहें तो इसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और हमारे ग्रुप, हमारा जो ऐप और वेबसाइट है वहाँ पर भी ये लिस्टेड है। कोर्सेज़ में आप इनको देखिएगा, करंट अफेयर्स के कोर्सेज़ में सिर्फ 199 रुपीज़ में आपको मिल रहा है। हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग कोर्स है, तो आप इसमें से जिसमें भी चाहें एनरोल कर सकते हैं। अच्छा, ये वो बेसिकली चीज़ थी जो मैं आपको शायद शुरू में दिखाना चाह रहा था, बीच में मिस हो गया। जो वो आर्टिकल था जिसमें हम लोगों ने बात की अबाउट दैट क्वाजी मून्स एंड मिनी मून्स वाला, है ना। तो इसमें देखो, एक यहाँ पर आपको अर्थ दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिस इज सन। ये जो ब्लू कलर का पाथ है ये बेसिकली अर्थ का ऑर्बिट है, ठीक है, ये अर्थ का ऑर्बिट है। और ये जो ऑर्बिट है दिस इज़ द ऑर्बिट ऑफ अ क्वाजी मून, ठीक है, दिस इज़ द ऑर्बिट ऑफ अ क्वाजी मून। और ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये क्वाजी मून वही है, ठीक है, जिसमें वो तियानवेन-2 वाला वो भेजने वाला जो के से नाम था ना, एक वो नाम थोड़ा सा अजीब सा है, वो के से जो नाम वाला है वो ये वही है। ये अर्थ के ऐसे करके चलता है, और इसका ऑर्बिट बेसिकली अराउंड था। ये ध्यान रखिएगा कि जिस तरीके से फिगर दिखाया गया है ये थोड़ा सा 3D में, अगर आप इसका यूट्यूब वगैरह पर कोई वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। बट ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि क्वाजी मून जो है दे ऑर्बिट दी सन, दे डू नॉट ऑर्बिट दी अर्थ, ठीक है। और दूसरा मैं आपको यहाँ पर एक मिनी मून दिखाता हूँ, ये एक मिनी मून का ऑर्बिट है, ठीक है। ये अर्थ के बेसिकली क्या होता है, ये अर्थ के उसमें एंटर करता है, एक मिनट, ये अर्थ के नियर जो है वो एंटर करता है। और जैसे हमारा जो अर्थ का मून का ऑर्बिट है वो तो फिक्स है, ठीक है, ये वाला जो ऑर्बिट है ये मून का ऑर्बिट है, ये तो फिक्स है। लेकिन इसका जो ऑर्बिट है वो फिक्स नहीं होता है, ठीक है, ये अर्थ को के अराउंड घूमता है, लेकिन इसका ऑर्बिट आप देख सकते हैं कभी ये वाला है, कभी ये वाला है, कभी ये वाला है, कभी ये वाला है, किस तरीके से है। और कुछ समय के बाद फिर ये निकल के चला जाता है, ठीक है। ये बेसिकली बात हो रही है अबाउट दी मिनी मून, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। मिनी मून और क्वाजी मून, अंतर समझ में आ गया। मिनी मून जो है वो अर्थ को ऑर्बिट करता है, और क्वाजी मून जो है वो सन को ऑर्बिट करता है, ठीक है। चलो, तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। और साथ ही साथ हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको हमारे करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इसको वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।